हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने फिर हाजिर है हेलो एलिकेन्स एंड हेलो एरिन का सेकंड लेक्चर के साथ। लास्ट क्लास तक अपन ने हेलो एलिकेन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एलिकेन्स की अपन ने बातें की थी। आज अपन इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आज अपन बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन एंड जो हेलोजन होता है उसके बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से CX बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट अपन को पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अपन को यही डिसाइड करना है कि कार्बन एंड हेलोजन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, वो कोवलेंट होगा, वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, इसी को अपन को देखना है। देखो अपन को पता है कि CX बॉन्ड के अंदर जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एंड हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। बात करूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूं तो हमेशा याद रखना कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ मेन एलिमेंट्स मैंने लिए हैं जिसका मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपके सामने लिखा है। सबसे हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन। इसको याद रखने का सिंपल तरीका होगा फोन कल से है बंद, फोन कल से है बंद। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जिसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है। दैट मीन्स हेलोजन्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑलवेज कार्बन से ज़्यादा ही होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि अपन को पता है कि कार्बन की कंपेयर में हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस कारण ये हेलोजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करता है। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कार्बन से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कार्बन से कम होकर हेलोजन की तरफ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कार्बन पर चार्ज अपन देखेंगे डेल्टा प्लस, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, एंड हेलोजन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज होने के कारण इस पर चार्ज आएगा डेल्टा माइनस। तो अपन देख पा रहे हैं कि कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आया एंड हेलोजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आया। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी किसी भी एलिमेंट पर चार्ज क्रिएट होता है तो उस चार्ज वाले एलिमेंट को अपन बोलते हैं पोलर। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो CX बॉन्ड होता है वो कोवलेंट तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर नेचर शो करता है। सो CX बॉन्ड विल बी पोलर इन नेचर। सो अपन बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर नेचर का कोवलेंट बॉन्ड होता है। आई होप ये CX बॉन्डिंग आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन कुछ बेसिक टर्म्स की बातें करें, जैसे बॉन्ड लेंथ की अगर अपन बातें करें, तो सबको पता है बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है। हमेशा याद रखना, अगर एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ एलिमेंट इफ इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ ऑफ एलिमेंट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। दैट मीन्स अगर किसी एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी हमेशा बढ़ता है। तो अपन को सबको पता है कि अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, फिर क्लोरीन का साइज आएगा, उससे थोड़ा कम फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर साइन अपने गलत लगा दिया। फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होता है एंड ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन होता है। तो अगर अपन देखें फ्लोरीन जुड़ा एल्केन के साथ तो बना RF, ये बना RCl, ये बना RBr एंड ये बना RI। तो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ का, तो फ्लोरीन का साइज़ कम होने के कारण फ्लोरीन एंड कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ भी कम आती है, एंड आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण आयोडीन एंड कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ भी ज़्यादा ही होती है। तो बॉन्ड लेंथ का ये वाला ऑर्डर आएगा, इसमें आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण इस आयोडीन का बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं कि जहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज कम होती है। ये सारी चीज़ें आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी और इसी चैनल पर अपना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर का कंप्लीट वीडियोस मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में रख दूंगा, आप वहाँ से उठा लेना। तो फिलहाल तो आप यहाँ से चेक करना, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो अपन को पता है आयोडीन, कार्बन एंड आयोडीन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इसका बॉन्ड एनर्जी भी कम ही आएगा।
तो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो याद रखना सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का होता है, उसके बाद में RCl का होगा, उसके बाद में RBr का होगा, एंड सबसे कम बॉन्ड एनर्जी एल्काइल आयोडाइड का होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है और जहाँ पर साइज़ बड़ा होता है वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने पर जो बॉन्ड होगा वो वीक ही होगा, मतलब लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये आता है। अगर मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट की, तो ऑलवेज अपन को याद रखना है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू भी ज़्यादा ही आएगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन का आना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का ना आकर ये ऑर्डर अपना ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट RCl का होता है, इसके बाद में RF का होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी कम होता जाएगा। तो तरीका तो ये होता कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आना चाहिए। तो मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है तो फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट से कम होता है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज़ का होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लोरीन में घुसने पर रिपल्सन फोर्स फील करता है, जिस कारण फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। मतलब कि जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी कम ही आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये 11th क्लास का टॉपिक है, बाकी आपको ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नहीं पता तब आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़कर आसानी से डाइपोल मोमेंट को देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जो फ्लोरीन होता है इसका साइज़ कम है, कम साइज़ होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का मतलब होता है चार्ज क्रिएट होना, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का En तो ज़्यादा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने सेल में नहीं ले पाता क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के एटम में घुसने की कोशिश करेगा तो फ्लोरीन के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देंगे, जिसके ऊपर इसका डाइपोल मोमेंट कम आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये वाला होता है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को अपन कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला होगा फ्रॉम एल्कोहल। अपन एल्कोहल से हेलो एल्केन्स आज बनाना सीखेंगे। और सबसे पहला अपन पढ़ेंगे बाय ग्रो प्रोसेस या फिर ल्यूकास टेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर करना क्या है देखो समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहले आप एल्कोहल लो ROH। इस एल्कोहल की रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दो। तो यहाँ से मैं किसको रिमूव कर दूंगा, H2O को। जैसे यहाँ से H2O रिमूव हुआ तो Cl का अटैक कहाँ हो जाएगा, R के ऊपर, और आपके पास क्या बन जाएगा RCl प्लस H2O। चलिए अब ये रिएक्शन हुई कैसे, विथ मैकेनिज्म इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं, वो समझते हैं। जो स्टेप फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, इस स्टेप में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ROH है, एल्कोहल ROH, और अपन को पता है O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अटैक के लिए कौन आएगा, कैटलिस्ट, जो अपना कौन है ZnCl2। और याद रखना ZnCl2 जो जिंक होता है, जिंक ZnCl2 ये एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ZnCl2 इज ए गुड लेविस एसिड, ये एक लेविस एसिड होता है। जो लेविस एसिड होते हैं वो हमेशा Lp को गेन करते हैं। तो ये जिंक क्या करेगा, इस O से Lp को गेन कर लेगा U। जैसे इसने Lp गेन की, इसका मतलब जिंक ने क्या किया, O ने क्या किया, जिंक के साथ यूं बॉन्ड बनाया ऐसा। इस O का Lp किधर गया, जिंक के साथ, मतलब ऑक्सीजन और जिंक के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ZnCl2 ऐसा। और जिंक पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और O ने अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया है तो O के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप सिंपल है, करना क्या है, जिंक ZnCl2 जो एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिंक को देगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर O और जिंक के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होता है वो समझते हैं। जैसे ही आपके पास स्टेप फर्स्ट में क्या बना, ROH
और यहाँ पर कौन आया ZnCl2। जिंक पर चार्ज नेगेटिव है और O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। अब अपन इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो अपन को पता है कि इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सीधी सी बात है, या तो ये इलेक्ट्रॉन R से लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन H से लेगा। लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कभी H से नहीं खींचता, क्योंकि H से लेगा तो दोबारा यही प्रोसेस अपन को देखने को मिल जाता, जो मैं आपको अगले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। देखो समझते हैं। इस O को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन कभी H से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन हमेशा किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बात समझ में आ रही? H से इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं खींचता क्योंकि जैसे ही अगर ये H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दोबारा अपने पास ये का यही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसलिए अपन H से इलेक्ट्रॉन ना लेकर R से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे ही इसने R से इलेक्ट्रॉन खींचा तो आपके पास बना एक तो R+ मतलब कार्बोकेटाइन, और साथ में आपके पास क्या बना, ZnCl2 एंड OH, ये वाला। इसको अपन बोलते कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और ये जो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, मतलब इसी स्टेप में रिएक्शन का रेट डिटरमाइन अपन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में क्या होगा, जैसे ही आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो याद रखना अब अपन इसके अंदर क्या मिलाएंगे, HCl को मिलाते हैं। जैसे ही अपन इसके अंदर HCl मिलाया तो आपको पता है HCl जो होता है जिसमें Cl पर चार्ज नेगेटिव होगा, H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, तो Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो आपके पास बनेगा RCl और साथ में आपके पास क्या बनेगा, H+ आयन। अब अगली स्टेप में क्या होगा, जैसे अपने पास हेलो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 4, जो अपने पास ZnCl2 ये वाला ZnCl2OH, जो अपने पास ZnCl2OH बना है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ये अटैक करने, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, H+ आयन करेगा, और यहाँ पर OH- का अटैक H+ पर होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ZnCl2 का ZnCl2 और साथ में क्या बन जाएगा, H2। मतलब जो कैटलिस्ट अपन ने लिया था वो कैटलिस्ट एज इट इज़ अपने पास दोबारा आ गया। उस पूरी रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो गया, RCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस रिएक्शन की मैं रेट की बात करता हूँ तो अगर अपन को पता है, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा पढ़ा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। और अपन को पता, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो अब अपन को क्लियरली पता चल रहा है कि अगर अपन कार्बोकेटाइन कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेना पड़ेगा अगर आपको रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेने के लिए आपको एल्कोहल भी कितना डिग्री चाहिए, 3 डिग्री एल्कोहल चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी फिर क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल अपन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जिस कारण रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। और ये अपना प्रोसेस होता है ल्यूकास रिएजेंट वाला। आई होप ल्यूकास रिएजेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ। सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एलपी देगा किसको, जिंक को, जो कि एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये बनाएगा एज ए इंटरमीडिएट। इसके बाद में क्या होगा, ये आपको बनाएगा एक सॉल्ट, प्लस और माइनस सॉल्ट। अगली स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, एल्काइल ग्रुप से, और आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन। और ये जो रिएक्शन होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा कौन, Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल, और आपके पास बनेगा RCl। इसके बाद में H+ का अटैक दोबारा OH- पर होगा और आपके पास H2 एंड ZnCl2 एज इट इज़ बन जाएंगे। फिर अपन ने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन को पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा ही होनी। इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि जो ल्यूकास टेस्ट होता है, ल्यूकास टेस्ट में ऑलवेज 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल से बना कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल से बना कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात अगर आपको बताऊँ मैं, कि
कि जो ल्यूकास टेस्ट वाली जो रिएक्शन है ये ऑलवेज SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। और ये SN1 SN2 मैकेनिज्म होता क्या है वो अपन अगले लेक्चर में बड़े ही आराम से देखेंगे। चलिए, अपन बना रहे थे एल्कोहल से हेलोएल्केन, और इसमें सबसे पहले अपन ने ग्रो प्रोसेस की या फिर ल्यूकास टेस्ट की बात की थी। ल्यूकास टेस्ट में अपन ने देखा था कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन एल्कोहल के साथ अपन करवाएंगे SOCl2 की, जिसका नाम है होता है डार्जन प्रोसेस, जो कि 12th पेज पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अपन बात करते हैं डार्जन प्रोसेस में अपन हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखो समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास ROH है एल्कोहल। सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा मेथड बताऊंगा। इस ROH की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, SOCl2। तो आप SOCl2 यूँ लिख दिया करो, SOCl2। बड़ा आसान सा मैकेनिज्म, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। यहाँ से तो किसको रिमूव कर दो, HCl को, यहाँ से किसको रिमूव कर दो, SO2 को, एंड यहाँ से किसको रिमूव कर दो, RCl को। तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCl बनेगा, SO2 बनेगा, RCl बनेगा, SO2 बनेगा और एक HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2। और याद रखना SOCl2 को अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड ये SOCl2 का नाम होता है। तो सिंपल सी बात, SOCl2 से RCl बनेगा, SO2 बनेगा एंड HCl बनेगा, ये अपने प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका मैकेनिज्म। जैसे 12th के बेस पर अगर अपन बात करें तो 12th के बेस पर इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पूछता, लेकिन अगर अपन बात करें JEE एडवांस लेवल पर तब इसके मैकेनिज्म से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए भाई अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास ROH एल्कोहल पड़ा हुआ है और ये O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। इसका जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं SOCl2 के साथ। ये रहा अपने पास SOCl2। अब होता क्या है, अगर अब मैं बॉन्ड क्लीवेज की बात करता हूँ कि भाई SOCl2 के अंदर बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, तो देखो समझते हैं बात को। अपन को पता सल्फर एंड क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा। जैसे ही यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ, तो मैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट की बात करता हूँ। स्टेप फर्स्ट, जैसे ही यहाँ से Cl रिमूव होगा तो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इस सल्फर को अपना इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। तो यहाँ से रिमूव कौन हुआ, Cl माइनस रिमूव हुआ। आपके पास क्या बना, RO, यहाँ पर H, और यहाँ पर कौन आ गया, सल्फर, ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl, और O के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। O के ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेप सेकंड की, कि स्टेप सेकंड में क्या होगा। देखो समझते हैं। जैसे आपके पास क्या बना, R बना, O बना, और यहाँ पर H, यहाँ पर S, डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये भाई आपके पास बना हुआ है। अब O के ऊपर कैसा चार्ज है, O के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब जैसे देखो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो O या तो R से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर H से इलेक्ट्रॉन लेगा। लास्ट रिएक्शन में अपन ने इलेक्ट्रॉन R से दिया था, H से नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि अपन को पता प्रोसेस दोबारा वहीं लौट के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चाहे करके देख लेना, आसान रहेगा। सबसे पहले आप, जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले आप डार्जन प्रोसेस ग्रो प्रोसेस के अंदर OH वाला बॉन्ड क्लीवेज करवाना, फिर ये आगे वाला प्रोसेस करना, आपके पास वापस ऐसे एज इट इज प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए अपन कभी भी OH बॉन्ड क्लीवेज ना करवा के RO बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर अपन OH बॉन्ड क्लीवेज इसलिए करवाते हैं, और हमेशा याद रखना हमेशा OH बॉन्ड क्लीवेज ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के बेसिस पर अपन RO बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं। लेकिन ऑलवेज होता OH बॉन्ड क्लीवेज ही। क्यों, कि H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम होता है और R से भी कम होता है, तो जिसका En कम होगा वो आपको इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा। तब आपके पास क्या बनेगा भाई, R बनेगा, O बनेगा, और यहाँ से सल्फर बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, और यहाँ से Cl बनेगा, और बाहर निकलेगा H+। तो ये H+ एंड ये Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की स्टेप थर्ड की बात करेंगे। तो समझना, आपके पास क्या बना, ROS, डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये बना। अब इस रिएक्शन को अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा यहाँ पर R मतलब कार्बन एंड O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो En में डिफरेंस होने के कारण क्या होगा,
इस R पे डेल्टा प्लस का चार्ज रहेगा और O पे डेल्टा माइनस का चार्ज रहता है, और अपने क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये Cl क्या करेगा, अपना Lp देगा किसको, R को। जैसे Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन R को दिया तो R के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये R अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो आगे समझते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण क्लोरीन क्या करेगा, इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो Cl तो कहाँ जुड़ा, R के ऊपर। अब सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, R के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सल्फर को। तो अपने पास क्या बना, R के साथ तो कौन जुड़ा, Cl, तो एक तो अपने पास बना RCl प्लस ये वाला बॉन्ड किधर आ गया, सल्फर के पास, और ये SO2 एज इट इज पूरा का पूरा रिमूव हुआ, तो अपने पास एक बन गया SO2। तो अपने पास तीनों प्रोडक्ट बने, RCl बना, SO2 बना एंड HCl यहाँ से बनी रहा है। तो ये डार्जन प्रोसेस का मैकेनिज्म होता है। इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिएक्शन होती है SNI रिएक्शन के मैकेनिज्म से होती है, हमेशा आप इसको याद रखोगे। SNI इंटरन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, एक ही इसी मोलिक्यूल का Cl ने क्या किया, इसी मोलिक्यूल की R पे अटैक कर लिया, तो रिएक्शन का नाम बना इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है वो SNI मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरी अगर मैं बात बताऊँ तो इस रिएक्शन के अंदर रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का होता है एज इट इज़ वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का भी होगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है और कार्बन के साथ एक तो यहाँ पर R जुड़ा, और यहाँ पर मान लो R डैश जुड़ा, और यहाँ पर मान लो R डबल डैश जुड़ा, और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवा दूंगा तो आपको सीधा सा पता है, यहाँ पर OH था और OH की जगह कौन आ गया, Cl, तो यहाँ भी OH है और OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl। तब आपके पास यहाँ पर देखो, समझना ध्यान से, यहाँ पर आपके पास एज इट इज़ प्रोडक्ट बनता है ऐसा का ऐसा ही। जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का है सेम वैसा का वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आपके पास, जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है एज इट इज़ वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोडक्ट का मिला। इसी को अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑलवेज आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन डार्जन प्रोसेस की एक खास बात होती है जो मैं आपको यहाँ बता दूँ। अगर डार्जन प्रोसेस आप केवल SOCl2 के साथ ही करवा रहे हो तब तो आपके पास रिटेंशन बनेगा। रिटेंशन का मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का आएगा। लेकिन अगर आप डार्जन प्रोसेस SOCl2 के साथ साथ पीरिडीन का यूज़ भी कर रहे हो, डार्जन प्रोसेस में SOCl2 के साथ साथ अगर आप पीरिडीन का यूज़ भी कर रहे हो तब आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है और रिटेंशन SNI मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अभी ऐसा होता क्यों है इसकी भी चर्चा अपन करते हैं। तो अपन दोनों तरीके से रिएक्शन को देखेंगे। अगर पीरिडीन की प्रेजेंस में होगा तो इन्वर्जन बनेगा SN2 के थ्रू, और SOCl2 से करवाएंगे तो ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। अभी ऐसा होगा क्यों, चलिए अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए अब अपन डार्जन प्रोसेस को पीरिडीन की प्रेजेंस में देखते हैं। देखो बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अपने पास ये कोई एल्कोहल आया, जैसे मान लो यहाँ पर R है और यहाँ पर आप मान लो R डैश है और यहाँ पर आप यूँ मान लो R डबल डैश है और यहाँ पर आपके पास OH है। रिएक्शन आपके पास यूँ बनेगा ऐसा, यहाँ पर तो आएगा SOCl2 मतलब डार्जन प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, पीरिडीन की प्रेजेंस में हुई, और पीरिडीन क्या होता है, ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या बना, C5H5N। अगर यही रिएक्शन पीरिडीन की प्रोसेस में है तब आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब ये जो दोनों बॉन्ड है ये घूमकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, मतलब कुछ यूं ऐसा। R OH की जगह जुड़ गया Cl, यहाँ पर आ गया R डैश और यहाँ पर आ जाएगा R डबल डैश।
यहाँ पर आएगा R डबल डैश। तो हमेशा आपको याद रखना है, और जो रिएक्शन होगा ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब ऐसा हुआ क्यों, चलो उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। अगर अपन बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो स्टेप जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेप, इस पहले स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, इसको अपन यूँ लिखते हैं एक बार समझने के बेसिस पर। ये रहा आपके पास OH, इसके पास क्या है लोन पेयर, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है, एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। और जो अपना पिरिडीन होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। तो पिरिडीन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, NH5 और C5H5N, ये अपना पिरिडीन होता है। ये हो गया अपने पास पिरिडीन। और N के पास क्या होता है लोन पेयर, N के पास क्या है लोन पेयर। और ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और ये बेसिक नेचर का होता है। मैं यहाँ लिख दूँ, पिरिडीन एज ए बेस की तरह बिहेव करता है और एल्कोहल एज एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस में क्या होगा, ये तो अपना H प्लस साइन देगा, एसिड ऑलवेज अपना H प्लस साइन देता है, और H पर आएगा चार्ज पॉजिटिव। और ये बेस क्या करेगा, अपना लोन पेयर देगा किसको, H प्लस साइन। तो यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा कार्बन, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड ऐसा, कार्बन के ऊपर कैसा, फिर एक आया O, ऑक्सोनियम आइन, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसा पिरिडीन। साथ में आपके पास ये वाला पिरिडीन बनेगा ऐसा। N था, ये था, ये था और ये था, और इस N ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया, तो यहाँ पर H जुड़ गया और N पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। पिरिडीनियम आइन का फॉर्मेशन होगा, साथ में ऑक्सोनियम आइन का फॉर्मेशन होता है। दो आइंस यहाँ पर बनेंगे। फिर अपन बात करते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जैसे आपके पास ऑक्सोनियम आइन बना, ये वाला, जैसे ही आपके पास ऑक्सोनियम आइन बना, इस ऑक्सोनियम आइन के ऊपर अटैक कौन करेगा, SOCl2, जो अपन ने पहले भी करवाया था, अपन दोबारा करवाते हैं। ये रहा अपना SOCl2, यहाँ से Cl माइनस ब्रेक होगा, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस O का अटैक कहाँ हो जाएगा, सल्फर के ऊपर। तो अब आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से कुछ यूं ऐसा, यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, और O कहाँ जुड़ा, ऐसा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, और साथ में क्या बना, Cl माइनस बना। अब देखो समझते हैं पूरी बात को बड़े ध्यान से। अब अपने पास आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या होता है, समझते हैं अच्छे से बात को। जैसे आप मान लो आपके पास ये वाला कंपाउंड है, और आपके पास बना ऑक्सीजन, सल्फर, इधर आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आया Cl। अब इस Cl माइनस का अगर मैं अटैक की बात करूँ, तो देखो उस स्टेप में तो अपन ने क्या किया था, जैसे ये Cl माइनस होगा, देखो वहाँ पर तो अपन ने इस Cl का अटैक इस कार्बन के ऊपर करवाया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl है ये वाला, ये इस Cl का अटैक कहाँ पर हो जाएगा, कार्बन के ऊपर सीधा हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होगी ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर अपन स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर मैंने H को लगाऊंगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर अपन नहीं दिखाएंगे, कि स्टेरिक हिंड्रेंस में कभी भी अटैक बैक साइड से नहीं होता, यहाँ पर अपन H ही लगाते हैं। तो ये अपने पास H हो गया, यहाँ भी अपने पास H, और यहाँ भी अपने पास हाइड्रोजन है। तो इस Cl2 का अटैक किधर से होगा, Cl2 का अटैक होगा बैक साइड से, बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे ही बैक साइड से अटैक होगा, तो ये वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन Cl को देगा। तो आपके पास क्या बनेगा, बैक साइड से अगर अटैक होगा तो यहाँ पर तो जुड़ेगा Cl माइनस, यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर H है, और यहाँ पर भी कौन आया, हाइड्रोजन आया, और बाहर क्या निकला, Cl माइनस। और ये Cl माइनस क्या करता है, जो अपने पास पिरिडीनियम आयन बना था, उस पिरिडीनियम आयन के साथ एक सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, और बाद में यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है और पिरिडीन एज इट इज बन जाता है। तो इसमें अपन को याद रखना है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा, और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बनता है। और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है, जो अपन SN2 रिएक्शन के अंदर देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो SN2 में देखेंगे। मोटा मोटा ये था कि SN2 में इन्वर्जन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। और अगर अपन बात करें
इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडिन तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का बनेगा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो कल के लेक्चर में चलो इसमें एक आपको क्वेश्चन दो, फिर अपन कल के लेक्चर में शुरू करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, समझना देखो ध्यान से, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपकी तरफ मतलब आउट ऑफ द प्लेन लगा हुआ है OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, SOCl2 के साथ, दो प्रोसेस में रिएक्शन करवाएंगे, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडिन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ये पिरिडिन की एब्सेंस में, तो आपको पता है पिरिडिन की एब्सेंस में क्या होगा, जैसा रिएक्टेंट है वैसा का वैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो OH की जगह कौन जुड़ जाएगा, Cl। तो अगर अपना OH आउट ऑफ द प्लेन है तो यहाँ पर भी OH किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा, क्योंकि जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का है। लेकिन अगर अपन इसी SOCl2 के अंदर पिरिडिन मिला दे तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का होगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा, प्रोडक्ट का आएगा। इसका मतलब OH अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो प्रोडक्ट में OHCl कहाँ जुड़ेगा, बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे ही। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अगले लेक्चर में अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को वापस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन PCl3 PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे और फिर इसी प्रोसेस को अपन थोड़ा आगे लेके चलेंगे। वीडियोस को खूब प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।